ओके। सभी लोगों को आवाज ठीक से आ रही है और वीडियो भी क्लियर है? चैट में लिखिए, देन विल स्टार्ट विद द क्लास। ओके, फाइन, ठीक है। गुड इवनिंग दिव्या। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 16। वेरी गुड इवनिंग श्रुति। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 15 को सम अप किया था। तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, आप लोग सेंट्रल लॉ एकेडमी के ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी हमारा लेक्चर अवेलेबल है। तो आप वहां से भी जाके सेंट्रल लॉ एकेडमी के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल 16 है वो भी एक जीनस, आप उसको बोल सकते हो कि एक पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 14 का। कैसे? आर्टिकल 14 का एम्बिट काफी बड़ा है। आर्टिकल 14 इज लाइक द जीनस, राइट? जैसे कि आर्टिकल 14 क्या बात करता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इन जनरल सेंस। ठीक है, वेयर एज जब हम 15 और 16 देखते हैं, तो 15 में 5 ग्राउंड्स दिए गए थे जिसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। इस वे में वहां इक्वालिटी की बात हो रही थी। सिमिलर वे में 16 में क्या है? 16 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड इक्वालिटी की बात की गई है। और यहाँ पर अंडर आर्टिकल 16 यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ 7 ग्राउंड्स। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है आर्टिकल 16 में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में सबसे पहले हम 16 क्लॉज 1 में स्कोप की बात करेंगे। स्कोप ऑफ आर्टिकल 16 क्या है? ठीक है, फिर 16 क्लॉज 2 है हमारा, जो ग्राउंड्स को बताता है कि किन ग्राउंड्स पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। दैट वी विल स्टडी अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2, राइट? द थर्ड क्लॉज इज रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस के ग्राउंड पर स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है। कैसे दे सकती है, क्यों दे सकती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस जो है इंक्लूडिंग आपका, इसमें आपके SC एंड ST भी इंक्लूडेड, राइट? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में आपके SC एंड ST भी इंक्लूडेड है। फिर 4A, ठीक है, जो कि SC ST की रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन की बात करता है, राइट? देन वी हैव 4B, जो बात करता है अनफिल्ड वैकेंसी की इन टर्म्स, अगेन इट इज इन टर्म्स ऑफ SC एंड ST, राइट? SC ST रिजर्वेशन में, ठीक है, जो अनफिल्ड वैकेंसी है, यहाँ पे 50% जो सीलिंग लिमिट है उसको हटा दिया गया था, तो वो हम लोग 4B में देखेंगे। देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन आर्टिकल 16 क्लॉज 5। देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन आर्टिकल 16 क्लॉज 5, जो कि बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के टर्म्स में इक्वालिटी की बात की गई है। देन वी हैव आर्टिकल 16 क्लॉज 6, जो कि बहुत ही रिसेंटली एडेड क्लॉज है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। ये हमने आर्टिकल 15 में भी देखा था। 15 क्लॉज 6, अगर आप लोगों को याद हो, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 भी बात करता है EWS के बारे में, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। वहां पे स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लॉज बना सकती है और 10% तक रिजर्वेशन दिया जाता है इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, राइट? चलो, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ओवरव्यू देख लिया आर्टिकल 16 का, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3, 4, 5, 6। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी क्लॉज। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1। नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द स्टेट। और वहां पर ये किसको गारंटी किया जा रहा है? ये राइट गारंटी की जाती है ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल 14 में देखा था कि आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, वेयर एज जब हम 16 की बात करते हैं तो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट टू सिटीजन्स, किस टर्म्स में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम लोग इसको अच्छे से समझना चाहें, ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट जो है एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के सिचुएशन में किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को नहीं बढ़ावा दे सकती है, राइट? एंड स्टेट हैज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जब आर्टिकल 16 के बारे में जब डिस्कशन किया जा रहा था तो बी आर अम्बेडकर जी की राय इस पे ये थी कि जो आर्टिकल 16 है इट इज कॉम्पनसेटरी बेनिफिट, इसको हम लोग को कॉम्पनसेटरी बेनिफिट की तरह देखना है। इसका क्या मतलब है? आप इसको ऐसे समझो कि जैसे सोसाइटी के कुछ प्रिविलेज ग्रुप थे या फॉरवर्ड ग्रुप थे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे है, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जो वीकर सेक्शन थे, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन थे, तो इनको अपलिफ्ट करना जरूरी था। क्यों जरूरी है? अगर आप एक वेलफेयर स्टेट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके ओवरऑल सोसाइटी का ग्रोथ हो, आपके ओवरऑल स्टेट का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके जो भी सिटीजन्स हैं वो सोशली भी फॉरवर्ड हो और एजुकेशनली भी फॉरवर्ड हो। तो इसमें यह देखा गया कि जो एक सेक्टर था सोसाइटी का जो काफी टाइम से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए इसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? दैट वी विल हैव टू टैकल इट एज कॉम्पनसेटरी बेनिफिट। और क्यों बोला था? फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 1। ये क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट में लिखिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड क्विकली। ठीक है, चलिए नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। अब 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? 16 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट इन 7 ग्राउंड्स पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। 7 ग्राउंड्स क्या है? देखिए, 5 ग्राउंड तो हमने आर्टिकल 15 में भी देखा था, और वो 5 ग्राउंड क्या थे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और यही 5 ग्राउंड्स यहाँ पे भी हैं, और इन 5 ग्राउंड्स के अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में 2 और ग्राउंड को ऐड किया गया है, ये है 6 और ये है 7। 6 ग्राउंड है आपका डिसेंट और 7th है आपका रेसिडेंस। तो इन 7 ग्राउंड्स पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट इन 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, वेयर एज एक चीज है कि जब स्टेट अपॉइंटमेंट कर रही है या एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को वैकेंसी आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो वहां पर आप एलिजिबिलिटी रख सकते हो। ठीक है, आप क्राइटेरिया भी बता सकते हो कि हमारे जो सर्विस की वो ये क्राइटेरिया है, बट you cannot discriminate on the 7 stated ground। जो भी ये 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं इनके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। you can only set the eligibility, you can only set the criteria, ठीक है, but you cannot discriminate on these 7 grounds, right? क्या है ग्राउंड्स? मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 15 में हमने 5 ग्राउंड्स ऑलरेडी देखे थे। पहला था आपका रिलीजन, दूसरा था आपका रेस, तीसरा था आपका कास्ट, फोर्थ वन इज सेक्स, फिफ्थ वन इज प्लेस ऑफ बर्थ, सिक्स्थ इज डिसेंट एंड 7th इज रेसिडेंस। ठीक है, क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्लॉजेस थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ वी हैव आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब 16 क्लॉज 3 क्या बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड ना। हेलो, मम्मी क्लास ले रहे हैं, करते हैं।
यस, नाउ वी हैव 16 क्लॉज 3। 16 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट जो है, सॉरी पार्लियामेंट जो है, वो रेसिडेंस के ग्राउंड पे लॉज बना सकती है, विच मीन्स पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, कि आप किस जगह पर रिसाइड कर रहे हो उसके ग्राउंड पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसके ग्राउंड पे पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने 16 क्लॉज 2 में देखा कि इन 7 ग्राउंड्स पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, उसमें एक ग्राउंड आपका रेसिडेंस भी था, तो फिर यहाँ पे ये कैसे है? तो ये जो आपका 16 क्लॉज 3 है, ये आप क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का, राइट? इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, तो इसमें आप पूरा स्टेट, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, तो आप कहीं भी देखोगे हर स्टेट का कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है या बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, ना तो वहां पे लोग सोशली एक्टिव है और ना ही एजुकेशनली एक्टिव है। तो ऐसे स्टेट्स के लिए जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, इनको पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इनके लिए लॉज, स्पेशल लॉज बना सकती है, इनको प्रिविलेज दिया जा सकता है। यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल होगी जो हमने इससे पहले देखा कि जैसे जो प्रिविलेज है और जो थोड़े से अनप्रिविलेज है, तो इनको ऊपर उठाने के लिए हमें इनको थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस देना पड़ेगा, प्रिविलेज देना पड़ेगा। तो वही चीज है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। और रिजर्वेशन देने का रीजन क्या था कि जो भी ये बैकवर्ड एरिया है इसको अपलिफ्ट किया जा सके। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट चाहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा या कोई भी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री तभी हो सकता है जब वहां के सारे सिटीजन, सारे ही नागरिक बहुत ज्यादा अवेयर हो, सोशली एजुकेशनली अपलिफ्टेड हो, एडवांस्ड हो, देन ओनली यू कैन हैव अ डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को या इसी आप सीन को ध्यान में रखते हुए इस चीज को भी समझ सकते हो कि रिजर्वेशन देने का इस सिनेरियो में भी रीजन यही था कि जो बैकवर्ड एरिया है उनको अपलिफ्ट किया जा सके और उनके डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके, उनके डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या था? सेकेंड रीजन ये था कि हर स्टेट, उस स्टेट में जितने भी लोग रिसाइड कर रहे हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द स्टेट या गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना होगा, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, थोड़े से मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए यू विल हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, राइट? तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए 16 क्लॉज 3 को लाया गया, या लेजिस्लेचर का जो इंटेंट रहा होगा इसके पीछे वो यही रहा होगा कि जो भी किसी भी स्टेट का जो बैकवर्ड एरिया है जहां पे लोग रिसाइड करते हैं, तो उन रेसिडेंट्स को जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उनको अगर हम थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दें या उनके एडवांसमेंट के लिए इफ वी मेक सम स्पेशल लॉज, तो क्या होगा, तो इट विल हेल्प दैट पर्टिकुलर अनप्रिविलेज्ड एरिया टू गेट डेवलप्ड। और जब हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगी तो ही हम एक वेलफेयर स्टेट बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव आर्टिकल 16 क्लॉज 4। 16 क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ठीक है, 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए लॉज बना सकती है। स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और इसका क्या मतलब है, ये क्लॉज सीधे सीधे बात कर रहा है आपके रिजर्वेशन का।
और यहाँ बैकवर्ड क्लासेस में SC एंड ST को भी इंक्लूड किया गया है। तो स्टेट कैन मेक लॉज फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड इट इंक्लूड्स SCs एंड ST। अब ये बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे? बैकवर्ड क्लासेस कौन है? तो बैकवर्ड क्लासेस वो है जिनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है, या फिर जिनका प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन ना हो इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो 16 क्लास 4 से मतलब कि अगर आप इसको बहुत इजी और बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहो तो बेसिकली टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन दो सो दैट दे कैन गेट एडवांस्ड, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। नाउ अब जब ये चीज हो गई कि चलो ठीक है भाई 16 क्लास 4 तो आ गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम लोग लॉज भी बना लेंगे, स्टेट को पावर भी मिल गई कि आपको उनको अपलिफ्ट करना है, एडवांस करना है, तो ही आप आगे चल के एक वेलफेयर स्टेट बन पाओगे। तो स्टेट के सामने क्वेश्चन ये था कि अगर हम बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए लॉज बना रहे हैं, लेकिन उस बैकवर्ड क्लास में कौन कौन लोग आएंगे? Who will fall under the ambit of the word backward classes? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ने पुट किया था। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ नोट डाउन भी किया है कि क्वेश्चन जो था वो ये था कि बैकवर्ड क्लासेस में कौन आएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, या स्टेट कैसे डिसाइड करेगी कि कौन है जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कि सीलिंग लिमिट क्या होगी, जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो उसकी सीलिंग लिमिट क्या रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आर डाउन हुए। तो इन क्वेश्चंस का जवाब हमें केसेस के थ्रू मिला है जो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो देखते हैं क्या है केस, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये 1963 का केस है। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में ये हेल्ड हुआ कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो अभी हम बात कर रहे थे कि जहां पे स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग SCs एंड STs, तो वहां पर क्या है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 किन पे अप्लाई होगा, यानी कि who will be termed as backward classes in short या in simple terms अगर हम समझना चाहें तो 16(4) की एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? इट विल अप्लाई टू बैकवर्ड क्लास। तो इस केस में ये जवाब मिला कि 16 क्लॉज 4 विल अप्लाई टू किसको किसको भाई? तो वो बैकवर्ड क्लास होना चाहिए। कैसा बैकवर्ड क्लास? जो कि सोशली भी बैकवर्ड हो प्लस एजुकेशनली भी बैकवर्ड हो, ठीक है। सेकेंडली, ऐसे लोग जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन सर्विस रिलेटेड टू स्टेट, ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू स्टेट, उनका वहां एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत कम संख्या में ये लोग हैं, तो वैसे लोग क्या कहलाएंगे? बैकवर्ड क्लासेस। और ऐसे लोगों के लिए स्टेट हैज द पावर टू मेक स्पेशल लॉज, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि उनको रिजर्वेशन देने के लिए स्टेट हैज द पावर। नाउ नेक्स्ट केस इज यस देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अगेन 1964 का केस है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, प्लीज मार्क इट एज VVI। अगर आप लोग चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठना, इसको नोट डाउन भी कर लेना, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको शॉर्ट में लिखा है, बट इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट जस्ट जब भी आप क्लास करते हो अपने साथ नोटबुक और पेन को साथ में रखिए फॉर रनिंग नोट्स, राइट। चलिए, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं। क्या होता था इस केस के आने से पहले, इस केस के होने से पहले की बात है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में ये पूरी वैकेंसी आई, ठीक है, ये पूरी वैकेंसी आई। अब जो इसमें रिजर्व सीट थी फॉर SCs एंड ST, वो क्या हो रहा था, अगर उसमें कुछ सीट अनफिल्ड रह गई या कुछ या पूरी सीट फिल नहीं हो पाई, सपोज करो कि ये सीट्स फिल हो गई एंड दीज सीट्स रिमेन अनफिल्ड, तो अब क्या होता था इस केस के आने से पहले, जो ये रिमेनिंग सीट था जो कि फिल नहीं हो पाया, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, और जो नेक्स्ट ईयर फ्रेश वैकेंसी आई है उसके साथ ये जो रिमेनिंग वैकेंसी थी ये भी ऐड हो जाती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था,
SC ST के लिए 17% सीट को रिजर्व किया था। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल था, कैरी फॉरवर्ड जो सीट हो रही थी फॉर SCs एंड ST, इस वजह से क्या हुआ, जो अनफुलफिल सीट थी वो एक टाइम पे इन द ईयर 1961 29 आउट ऑफ 45 सीट्स रिजर्वेशन में चला गया। मतलब क्या है कि जनरल के लिए बहुत कम अमाउंट में सीट्स रह गई थी और SC ST का परसेंटेज कितना हो गया बढ़ के 64%। जैसे कि आप पहले देखे होंगे कि हमारा पास अभी लिमिट था व्हाट 50% लिमिट, कि 50% सीलिंग लिमिट से आप एक्सीड नहीं कर सकते, राइट। बट ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड रूल था, ये क्या कर रहा था, 50% रूल को एक्सीड कर रहा था। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि 50% सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड होती है, आप अगर कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो सीट्स को और उसके करने के बाद अगर आपकी 50% की सीलिंग लिमिट एक्सीड होती है तो दैट विल बी इनवैलिड, राइट, दैट विल बी इनवैलिड। और अगर वो इनवैलिड है, हेंस द कैरी फॉरवर्ड रूल जो है आपका, वो भी क्या होगा, आपका इनवैलिड होगा। ठीक है, समझ गए? यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? कमेंट करिए सब लोग, आगे क्लियर यहां तक? क्विक, क्विकली कमेंट डाउन फास्ट। चलो ठीक है, यहां तक समझ गए कि कैरी फॉरवर्ड में क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था। तो इस केस के आने से पहले ये चीजें थी कि क्या हो रहा था, मैं फिर से एक बार ब्रीफ में आपको समराइज कर देती हूँ। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1964 का केस है, इस केस के आने से पहले क्या होता था, जो अनफिल्ड सीट्स होती थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी नेक्स्ट ईयर फॉर रिजर्व्ड सीट्स। और जो रिजर्व सीट्स थी वो नेक्स्ट ईयर, मतलब बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया इन द ईयर 1961 कि 45 में से 29 सीट्स जो थी वो रिजर्वेशन, वो रिजर्व सीट्स हो गई एंड विच कॉन्स्टिट्यूटेड 64% रिजर्वेशन। तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सीलिंग लिमिट जो 50% की है, अगर वो एक्सीड होती है इन एनी सर्कमस्टांसेस तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। इसीलिए कैरी फॉरवर्ड रूल भी अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो दैट विल बी, कैरी फॉरवर्ड रूल को भी क्या किया गया, फिर इनवैलिड किया गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ आर्टिकल 16 इज इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है। ठीक है, इसी केस को हम लोग मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी केस को हम लोग क्या कहते हैं, मंडल कमीशन केस। अब क्या हुआ 1979 में, ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे। 1979 में मोरारजी देसाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कमीशन सेटअप किया जिसको कि बीपी मंडल हेड कर रहे थे। इन द ईयर 1979 मोरारजी देसाई ने एक कमीशन सेटअप किया जिनको हेड कौन कर रहे थे, बीपी मंडल। अब ये क्यों बनाया गया कमीशन, क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये देखने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ SEBC कितने हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए मोरारजी देसाई ने एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। अब 1979 में जब ये कमीशन बन गया तो 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि देयर आर 3743 कास्ट जो कि आपके सोशली एंड इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, SEBC है, कितने हैं, 3743 कास्ट। ठीक है, ये कमीशन का, ये कमीशन की रिपोर्ट से ये पता चला कि देयर आर 3743 बैकवर्ड क्लासेस। और ये भी रेकमेंड किया कमीशन ने कि वी शुड गिव 27% रिजर्वेशन टू द SEBC। ये उनका रिकमेंडेशन था कमीशन का। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे देखते हैं क्या हुआ।
फिर देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया कि चलो भाई कमीशन बन गया, 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये जो आप 1990 का टाइम देख रहे हो, इसके बीच में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वो जो रिकमेंडेशन था वो वही का वही रह गया और उस पर कोई भी काम नहीं किया गया। जब 1990 में दोबारा से ये गवर्नमेंट आई तो फिर जो पीएम थे वीपी सिंह, उन्होंने क्या किया, इस रिकमेंडेशन को जो मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने 27% सीट्स को रिजर्व कर दिया फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, राइट। वीपी सिंह ने क्या किया, 1990 में सीट्स को, जो भी रिकमेंडेशन थे आपके कमीशन के, उनको अप्रूव कर दिया और उनको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके 27% सीट को रिजर्व कर दिया फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस केस में 9 जजेस की बेंच बैठी, 9 जजेस की बेंच बैठी इंदिरा साहनी के केस में, और 6:3 के रेशियो में उन्होंने टोटल 12 प्रिंसिपल दिए, 12 प्रिंसिपल्स, ठीक है। लेकिन हमें 16 को समझने के लिए सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। क्या कि जजेस का क्या था इसमें, प्रिंसिपल क्या था कि आर्टिकल 16 की एप्लीकेबिलिटी के लिए, आर्टिकल 16 में जो भी क्लॉजेस दिए हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। क्या है वो 3 प्रिंसिपल, तो देखिए, सबसे पहला है 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर SEBC इज वैलिड। ये जजेस ने ओपिनियन दिया इन द रेशियो 6:3। क्या बोला उन्होंने कि जो 27% रिजर्वेशन है फॉर SEBC इट इज वैलिड। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के टर्म्स में है, आप प्रमोशन में उस रिजर्वेशन को यूज नहीं कर सकते। द रिजर्वेशन दैट वी आर अलाउइंग इज ओनली इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। वहां पे सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ना कि प्रमोशन की। तो प्रमोशन के टर्म्स में जजेस ने अपना ओपिनियन ये दिया कि ये रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व सीलिंग लिमिट। इसमें जजेस ने यह भी कहा कि जो 50% की जो सीलिंग लिमिट है उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जहां पे इट इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है देन इट माइट एक्सीड अबव 50%, लेकिन इन जनरल जो 50% की लिमिट है वो वही रहेगी और आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, अब तो फिर वही बात है भाई, जुडिशियरी और पार्लियामेंट, इन दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म होती नहीं है। तो जब जजमेंट आ गया 6:3 के रेशियो में, तो पार्लियामेंट को लगा कि भाई ये जजमेंट तो इंदिरा साहनी वाला बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें, फिर हमें भी तो कुछ अपनी पावर का यूज करना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट लेकर के आ गए। क्या अमेंडमेंट लेके आए, तो देखिए, पार्लियामेंट लेटर केम अप विथ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। अब इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेके आए, क्लॉज को ऐड करने के लिए। तो जो 16 क्लॉज 4 था उसमें इन्होंने 4A ऐड कर दिया, 16 क्लॉज 4 में 4A ऐड कर दिया, और उन्होंने जो इंदिरा साहनी में जो जजमेंट आया था 6:3 के रेशियो में, जो जजेस ने जो अपना जजमेंट दिया था कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो दैट इज ओनली लिमिटेड टू द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन के टर्म्स में नहीं है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, ये पार्लियामेंट लेके आए और इन्होंने क्या किया, 16 क्लॉज 4A में ऐड कर दिया प्रमोशन वाला क्लॉज, कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, सिर्फ SC एंड ST के लिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर है, तो आप लोग थम्स अप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर क्या हुआ, 4A तो ऐड कर दिया पार्लियामेंट ने अपनी पावर का यूज करते हुए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो इन्होंने फिर क्या किया, अब
81st अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए इन द ईयर 2000, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 4 भी ऐड कर दिया। और जो इंदिरा साहने में जो लिमिट दिया था, क्या दिया गया था लिमिट, 50% सीलिंग लिमिट की, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। बट पार्लियामेंट को ये बात भी नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया, इसको भी बढ़ा दिया, इसको एंड कर दिया, 50% सीलिंग लिमिट को एंड कर दिया फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। इंदिरा साहने का केस आया नहीं आया बताइए। 16 क्लॉज 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार लिखिए कमेंट में सब लोग कि समझ में आ गया मैम, मतलब थम्स अप या यस वी अंडरस्टूड। ओके, ठीक है श्रुति, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, फाइन, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत है इसको नहीं, तो फिर हम लोग 16 क्लॉज 5 और 6 देखेंगे। चलो ठीक है, 16 क्लॉज 5 देखें। गरिमा जी आप लिख रही हैं, ये रिपीट कर दीजिए। ओके फाइन, ओके डन, नो इश्यूज, वी विल रिपीट दिस केस। चलो, अभी हमने देखा था कैरी फॉरवर्ड रूल, राइट। देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में हम देख चुके थे। कैरी फॉरवर्ड रूल यहां तक तो क्लियर है कि इस केस के आने से पहले जो भी रिजर्व सीट्स थे, अगर वो एक पर्टिकुलर ईयर में अनफिल्ड रह गए, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा था, वो सीट्स जो अनफिल्ड थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था। और एक टाइम ऐसा आया कैरी फॉरवर्ड करते करते इन द ईयर 1961 कि रिजर्वेशन जो है वो SC ST की 64% चली गई और वो एक्सीड कर गई आपकी सीलिंग लिमिट को। तो कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि 50% सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड हो रही है तो दैट रिजर्वेशन विल नॉट बी वैलिड, ठीक है, एंड हेंस द कैरी फॉरवर्ड रूल इज ऑल्सो इनवैलिड, ठीक। नाउ वी हैव दिस केस नेम्ड इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1993 का केस था। इसी केस को हम लोग मंडल कमीशन केस के भी नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ देखिए, 1979 में मोरारजी देसाई ने क्या किया, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको हेड कौन कर रहे थे, BP मंडल, ठीक है। BP मंडल वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन, मंडल कमीशन, ठीक है। और ये कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, टू फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये देखने के लिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ कास्ट है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो क्या हुआ फिर 1980 में ये जो कमीशन थी, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया इन द ईयर 1980। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या मेंशन किया कि देयर आर 3743 कास्ट जो कि क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये उन्होंने रिपोर्ट में सबमिट किया। सेकेंडली उनका एक रिकमेंडेशन था इस रिपोर्ट में, वो क्या था रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन ये था कि आप 27% रिजर्वेशन दे दो फॉर SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बेसिकली उनका रिकमेंडेशन था, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, 10 साल का गैप हो गया, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उस रिकमेंडेशन पे कोई काम हुआ नहीं। बट फिर से जब वो गवर्नमेंट वापस आई तो VP सिंह थे उस टाइम पर PM, उन्होंने क्या किया, ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए 27% सीट, जो 27% सीट है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दिया, राइट, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दिया। इस केस में, इंदिरा साहने वाले केस में 9 जजेस की बेंच बैठी थी, 9 जजेस बेंच थी और 6:3 के रेशियो में ये बोला गया कि भाई 12 प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने इन टोटल, लेकिन आर्टिकल 16 के एप्लीकेबिलिटी के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 प्रिंसिपल्स। ये तीनों प्रिंसिपल्स इज रेलेवेंट फॉर आर्टिकल 16। क्या थे प्रिंसिपल्स, तो पहला उन्होंने बोला
कि जो 27% आप रिजर्वेशन दे रहे हो दैट इज करेक्ट, दैट इज वैलिड। अगर इतने लोग हैं इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इतना परसेंट रिजर्वेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस जजेस, जो इनका ओपिनियन था 6:3 के रेशियो में। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने क्या कहा कि जो रिजर्वेशन है जो आप दे रहे हैं वो रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट के टर्म्स में है, मतलब जब आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई अपॉइंट हो गया एज क्लर्क गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, अब आप जब इसको प्रमोट कर रहे हो, सपोज करो किसी ऑफिसर के पोस्ट पे, ठीक है, तो इस केस में जजेस का ओपिनियन ये था कि जब ये अपॉइंटमेंट में इसको रिजर्वेशन मिल गई है तो ये जो रिजर्वेशन है ये प्रमोशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सजेशन था जजेस का। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तीसरा इन्होंने क्या बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% सीलिंग लिमिट को भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। आप रिजर्वेशन दो, 27% रिजर्वेशन इज करेक्ट, लेकिन ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। 27% रिजर्वेशन ठीक है, बट ये दो चीज नहीं होना चाहिए। क्या दो चीज नहीं होना चाहिए? कि आप सिर्फ अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दो, प्रमोशन में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। दूसरा, 50% जो सीलिंग लिमिट है उसको एक्सीड मत कीजिए, 50% तक ही रिजर्वेशन अलाउड। तो ये तो हो गई केस की बात, इंदिरा साहनी केस की बात, ठीक है। लेकिन जुडिशरी और पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बताया है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज पे चलता है, राइट। पार्लियामेंट जजमेंट आ गया, अब पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट लेकर के आए और उसको बदल दिया। कैसे? पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट लेकर के आए। कौन सा अमेंडमेंट? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 लेके आए और 16 क्लॉज 4A को इंसर्ट किया। 4A इंसर्ट करने के बाद जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो जजेस ने ये जजमेंट दिया था कि प्रमोशन के केस में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, अब अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने क्या किया, प्रमोशन में भी रिजर्व कर दिया सीट को फॉर SC एंड ST। ठीक है। सेकेंडली, पार्लियामेंट ने क्या किया, फिर 81st अमेंडमेंट एक्ट फिर से लेके आए इन द ईयर 2000, क्योंकि उनको इंदिरा साहनी वाला जजमेंट पसंद ही नहीं आया कि नहीं भाई हम भी अपना पावर यूज करेंगे और हम अमेंडमेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर से इन्होंने क्या किया, 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, 81st अमेंडमेंट एक्ट, और 16 क्लॉज 4B को 81st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और इस क्लॉज में क्या किया गया, जो 50% की सीलिंग लिमिट दी गई थी इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में कि आप 50% की लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, इन केस ऑफ SC एंड ST रिजर्वेशन जो होगा और जो वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है सीट, वो 50% को भी एक्सीड कर सकती है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर गरिमा जी? बताइए कमेंट में, सभी लोग आप क्लियर हैं अच्छे से इस केस के लिए? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस केस नाउ। ओके, ग्रेट, ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या है और 16 क्लॉज 6 क्या है। तो ठीक है, देख लीजिए क्या है। 16 क्लॉज 5 जो है वो बेसिकली आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ये बोला गया है क्या, जैसे आर्टिकल 16 क्या कहता है, 16 क्लॉज 2 कि आप 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसमें से एक ग्राउंड आपका रिलीजन भी है, राइट। लेकिन 16 क्लॉज 5 क्या कह रहा है, सपोज करो कोई रिलीजियस प्लेस है या कोई रिलीजियस डेनोमिनेशन है, ठीक है, वहां पर क्या है, कोई रिलीजियस सेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां की जो ऑफिस है, ठीक है, वहां का आपको मेंबर बनना है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑफिस या मेंबर, तो ये क्लॉज कहता है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है
और उसके ऑफिस के लिए कोई मेंबर बनना चाहता है और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही बिलोंग करना चाहिए, ऐसा उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है अंडर आर्टिकल 16। ठीक है, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी अंडर आर्टिकल 16 कि रिलीजन के बेसिस पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई कंडीशन रखती है कि हमारे ऑफिस में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही बिलोंग करने चाहिए, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अंडर आर्टिकल 16। जैसे आप इसका एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड ले सकते हो, वक्फ, ठीक है, राइट। ठीक, आगे बढ़े, लास्ट क्लॉज 16 क्लॉज 6 देख लेते हैं क्या है। 16 क्लॉज 6 देख लीजिए जल्दी से, लास्ट क्लॉज है ये आपका आर्टिकल 16 का। ये आपका बात करता है EWS, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमने आर्टिकल 15 में भी देखा था, आर्टिकल 15 में भी देखा था कि जो 15 क्लॉज 6 है वो कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था, कमेंट में लिखिए जल्दी, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था EWS वाला क्लॉज, जल्दी लिखिए कमेंट में फास्ट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला क्लॉज वाज इंसर्टेड फ्रॉम, यस, यस, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 2019, ठीक है, EWS का क्लॉज ऐड किया गया था। और इस क्लॉज के अंडर स्टेट हैज द पावर कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए, लिफ्टमेंट के लिए उनको रिजर्व सीट्स दे सकती है, लेकिन वो रिजर्वेशन की लिमिट है, क्या है लिमिट, मैक्सिमम है आपका 10%, मैक्स 10%, ठीक है। और ये जो 10% है ये इन एडिशन टू आपका एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, यहां मैं लिख देती हूं, इट इज इन एडिशन टू, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो भी आपका एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके एडिशन में है ये 10%, ठीक है, राइट। आई होप यहां तक सभी लोग क्लियर होंगे। हाँ, 10%, करेक्ट, यस, यस, करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो 16 हम समझ गए, पूरा 16 आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार ओवरव्यू देख ले 16 का, फिर से लास्ट में सम अप कर रहे हैं तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा 16 में। हम्म, देख, तो हमने 16 क्लॉज 1 में क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ आर्टिकल 16, ठीक है। फिर 16 क्लॉज 2 में क्या है, ग्राउंड्स दिए गए हैं, 7 ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। 5 ग्राउंड तो आपके आर्टिकल 15 वाले ही हैं और 2 ग्राउंड इसमें एडिशनल है, एक है डिसेंट और एक है आपका रेसिडेंस। इन 7 ग्राउंड्स पर स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है कि स्टेट जो है, सॉरी, पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है फॉर रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। ये हमने देख लिया था कि जो बैकवर्ड एरिया है, किसी हर स्टेट में ऐसी जगह होती है जो बहुत ज्यादा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको उसके एडवांसमेंट के लिए स्टेट पार्लियामेंट हैज द पावर, इट कैन मेक लॉ, ठीक है। थर्ड आपका हो गया। फोर्थ क्या था, फोर्थ क्या देखा था हमने कि स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस में आपके SCs एंड STs भी इंक्लूडेड होंगे। फिर हमने 4A देखा, अच्छा ईयर याद रखिएगा, अमेंडमेंट याद रखिएगा। 4A कौन से ईयर में ऐड किया गया था, 77th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 64A 77 CAA 1995, ठीक है, जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन की। ये आया था आपका 77th अमेंडमेंट एक्ट से। फिर आपका 4B, इसका अमेंडमेंट क्या था, 81st, 81st था, ईयर क्या था 2000,
ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो अनफिल्ड वैकेंसी थी, जो 50% की सीलिंग लिमिट थी, उसको हटा दिया गया 4B ऐड करके। नेक्स्ट वी हैव 16 क्लॉज 5, ये तो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ये आप समझ गए। और 6 जो है ये अगेन आपका कहाँ से ऐड हुआ था, 103rd CAA 2019। आई होप आपको अमेंडमेंट्स याद रहेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 16 हमारा कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आर्टिकल 16। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए एंड रेस्ट द नोट्स विल बी सर्कुलेटेड इन द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉ अकेडमी। ठीक है, आप वहां ऐप में जाके मटेरियल्स में जाके फ्री मटेरियल्स में जाके आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आया आर्टिकल 16 इंक्लूडिंग केस लॉज, राइट? ओके, यस मैम, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी? ठीक है, तो चलिए क्लास हम लोग आज एंड करते हैं। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऐप है वहां पर आप जा करके टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है APO की और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे AIBE अभी होने वाला है, तो आप वहां से जा करके टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है, जो लेक्चर्स हैं आपके वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो सेंट्रल लॉ अकेडमी के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहां से आप स्टडी मटेरियल और वीडियोस की हेल्प ले करके पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।